दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का सिविल टेक चैनल में। आज हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के टेक्निकल पार्ट के टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड से मिलाना है। क्या दिया है? लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड से मिलाना है। ए ऑप्शन में दिया है, कह रहा है फाइनेंस ऑफ सीमेंट। क्या दिया? फाइनेंस ऑफ सीमेंट क्या होता है? तो ये फाइनेंस ऑफ सीमेंट जो होता है वो एयर परमेबिलिटी ऑपरेटर से चेक किया जाता है। क्या होता है? जो फाइनेंस ऑफ सीमेंट होता है वो एयर परमेबिलिटी ऑपरेटर से जो है चेक किया जाता है। जो इसका जो है टेस्ट जो किया जाता है वो एयर परमेबिलिटी ऑपरेटर से करते हैं। आगे दिया सेटिंग टाइम। सेटिंग टाइम क्या होता है? तो सेटिंग टाइम का जो ऑपरेटर्स होता है वो कौन सा होता है? वो बिकॉट नीडल बोलते हैं उसको। तो ये आपका बी का सेकंड वाला सही हो जाएगा। आगे आपका दिया है क्या? साउंडनेस। साउंडनेस क्या होता है? तो साउंडनेस जो होता है वो लीच एटलियर ऑपरेटर से क्या करते हैं? तो आपका सी का फर्स्ट हो जाएगा। और वर्कबिलिटी किससे चेक करते हैं? तो वर्कबिलिटी जो होता है वो आपका स्लम कौन से करते हैं, यानी डी का आपका फोर्थ हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर सी आंसर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल दिया हुआ है, कह रहा है कि एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ द प्लास्टरिंग टू फेस फॉर द 4 मीटर लॉन्ग 3 मीटर हाई एंड 30 सेंटीमीटर थिक वॉल। क्या दिया हुआ है? कह रहा है कि प्लास्टरिंग की क्वांटिटी का एस्टिमेट करना है और भी 2 फेस में करना है, यानी दीवार के दोनों फेस में करना है। जिसकी लंबाई दिया हुआ है 4 मीटर है और हाइट आपकी जो है 3 मीटर दिया हुआ है। थिकनेस ऑफ द वॉल जो है कितना दिया है? वो 30 सेंटीमीटर दिया है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको लगाएंगे। दिया है कि प्लास्टरिंग विल बी डन एट द बोथ साइड ऑफ द वॉल एंड 2 फेस। क्या दिया है? किसी भी वॉल के दोनों फेस में ये प्लास्टरिंग की क्वांटिटी हमको निकालनी है। तो क्वांटिटी ऑफ प्लास्टरिंग वर्क क्या हो जाएगा आपका? 2 इंटू लेंथ ऑफ द वॉल इंटू हाइट ऑफ द वॉल हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ द वॉल यहाँ कितना दिया है? 4 मीटर दिया है और हाइट ऑफ द वॉल कितना दिया है? 3 मीटर दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा आपका? 24 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 24 स्क्वायर मीटर, यानी बी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है द कंक्रीट मिक्सर इज स्पेसिफाइड बाई, यानी कंक्रीट मिक्सर जो होता है वो स्पेसिफाइड किया जाता है। कैसे स्पेसिफाइड करते हैं? करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट मिक्स डिस्चार्ज पर बैच, यानी क्या होता है? पर बैच पर कितना डिस्चार्ज जो है कंक्रीट का वॉल्यूम निकल के आया, यानी कह रहा है क्या? कह रहा है जो कंक्रीट मिक्सर होता है वो स्पेसिफाइड किया जाता है। कैसे स्पेसिफाइड करते हैं? वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट मिक्स के वॉल्यूम से जो है हम स्पेसिफाइड करते हैं, जो कि डिस्चार्ज पर बैच पे होता है। कितना होता है? डिस्चार्ज पर बैच पे, यानी सेकंड वाला आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कंक्रीट मिक्सर क्या होता है। तो दिया है टाइप ऑफ द कंक्रीट मिक्सर। क्या दिया? टाइप ऑफ द कंक्रीट मिक्सर, यानी कंक्रीट मिक्सर जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? तो देयर आर 2 ब्रॉड टाइप ऑफ द कंक्रीट मिक्सर, यानी कंक्रीट मिक्सर का जो है मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका बैच मिक्सर और दूसरा आपका क्या होता है? कंटीन्यूअस मिक्सर। क्या होता है? पहला होता है बैच मिक्सर, दूसरा होता है कंटीन्यूअस मिक्सर। बैच मिक्सर जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। आपका पहला वो दिया है ड्रम मिक्सर होता है, ड्रम टाइप मिक्सर होता है, और दूसरा क्या होता है? पैन टाइप मिक्सर होता है। जो ड्रम टाइप मिक्सर होता है ये आपका 3 प्रकार का होता है। एक होता है टिल्टिंग ड्रम मिक्सर और दूसरा होता है नॉन टिल्टिंग ड्रम मिक्सर और तीसरा आपका होता है रिवर्सिंग ड्रम मिक्सर। तो ये टाइप ऑफ द कंक्रीट मिक्सर दिए गए हैं, आप इनको जो है अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन एन इरिगेशन कैनाल क्रॉसेस द ड्रेन सच दैट द कैनाल बेड लेवल इज ए सुफिशियंट एबव द एचएफएल ऑफ द ड्रेन। क्या दिया हुआ है? कह रहा है कि एक जब इरिगेशन कैनाल जो होता है क्रॉस करता है किसको? ड्रेन को क्रॉस करता है। कह रहा है ऐसी कंडीशन में जो कैनाल का बेड लेवल होता है, क्या होता है? कैनाल का जो बेड लेवल होता है वो सुफिशियंट एबव होता है किससे? एचएफएल ऑफ द ड्रेन, यानी ड्रेन के एचएफएल से। क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो कैनाल का बेड लेवल है वो क्या है? सुफिशियंट एबव है। किससे एबव है? तो ड्रेन के एचएफएल से जो है ऊपर है। कह रहा है कि इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर बना होता है उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? तो उसे एक्वाडक्ट कहते हैं। ये आपका सेकंड वाला आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। पहली बात तो ये समझिए कि जब आपका कैनाल का बेड लेवल ड्रेन यानी नदी के बेड लेवल से ऊपर होगा तो इस संरचना को कहते हैं एक्वाडक्ट। जस्ट इसका उल्टा क्या होता है? जब आपका ड्रेन का बेड लेवल जो होता है वो कैनाल के बेड लेवल से ऊपर हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में क्या कहलाता है? वो सुपर पैसेज कहलाता है। तो पहले हम लोग यहाँ पर डिफिनीशन पढ़ते हैं एक एक करके। एक्वाडक्ट क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो एक्वाडक्ट क्या होता है? यहाँ पर एक्वाडक्ट दिया है, कह रहा है कि इन एन एक्वाडक्ट, किसी भी एक्वाडक्ट में जो कैनाल का बेड लेवल होता है इज एबव होता है ड्रेनेज बेड लेवल। कह रहा है जो एक्वाडक्ट होता है उसमें कैनाल का बेड लेवल क्या होता है? ऊपर होता है किसके? ड्रेनेज के बेड लेवल के। सो कैनाल इज टू बी कंस्ट्रक्टेड एबव द ड्रेनेज। इसका मतलब क्या है? कह रहा है कि जो कैनाल होता है वो बनाया जाता है हमेशा ड्रेन के ऊपर बनाया जाता है। कहाँ बनाते हैं?
जो कैनाल होता है वो ड्रेन के ऊपर बनाया जाता है। और एक्वाडक्ट क्या होता है? एक्वाडक्ट होता है जहाँ पर कैनाल का बेड लेवल जो होता है वो ड्रेनेज के बेड लेवल के ऊपर रखा जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं सुपर पैसेज के बारे में। सुपर पैसेज क्या होता है? कह रहा है सुपर पैसेज स्ट्रक्चर कैरीज द ड्रेनेज एबव द कैनाल। क्या दिया हुआ है? कह रहा है सुपर पैसेज स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो ड्रेनेज होता है एबव होता है किससे? कैनाल से। एज द कैनाल बेड लेवल इज बिलो द ड्रेनेज, यानी कह रहा है कि कैनाल का जो बेड लेवल होता है वो नीचे होता है किसके? ड्रेनेज के बेड लेवल से। मतलब क्वेश्चन को समझिए, कह रहा है क्या? पहली बात समझिए कि ड्रेनेज मतलब होता है नदी, कैनाल मतलब होता है नहर। जब नदी का जो बेड लेवल होता है वो कैनाल के बेड लेवल से ऊपर होता है तो उसे सुपर पैसेज कहते हैं। तो कह रहा है कि सुपर पैसेज एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर ड्रेनेज क्या होता है? एबव होता है कैनाल से, और कह सकते हैं कैनाल का जो बेड लेवल होता है वो नीचे होता है ड्रेनेज के बेड लेवल से। आगे दिया है कि ड्रेनेज थ्रो इज टू बी कंस्ट्रक्टेड एट द रोड लेवल एंड ड्रेनेज वाटर फ्लो। क्या दिया हुआ? कह रहा है कि जो ड्रेनेज होता है वो बनाया जाता है, कहाँ बनाते हैं? रोड लेवल पर बनाते हैं या ड्रेनेज वाटर फ्लो पर बनाते हैं। थ्रो दिस फ्रॉम द अपस्ट्रीम टू द डाउन स्ट्रीम एंड कैनाल वाटर फ्लो थ्रू द पायर्स विच आर कंस्ट्रक्टेड बिलो दिस ड्रेनेज थ्रो सपोर्ट्स। यानी आपको सीधा सीधा ये समझना है कि जो सुपर पैसेज होता है वो क्या होता है? सुपर पैसेज में क्या होता है? अगर नदी का जो बेड लेवल होता है वो कैनाल के बेड लेवल से ऊपर होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे सुपर पैसेज कहते हैं। और जब कैनाल का बेड लेवल क्या होता है? नदी के बेड लेवल के नीचे ऊपर होता है तो उसको क्या कहते हैं? एक्वाडक्ट कहते हैं। इस चीज़ को समझ लीजिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। अब हम लोग लेवल क्रॉसिंग के बारे में पढ़ते हैं। लेवल क्रॉसिंग क्या होता है? कह रहा है व्हेन द बेड लेवल ऑफ द कैनाल इज इक्वल टू द ड्रेनेज बेड लेवल। कह रहा है जब कैनाल का बेड लेवल जो होता है वो ड्रेनेज के बेड लेवल के इक्वल रखा जाता है तो ऐसी कंडीशन में कह रहा है कि देन द लेवल क्रॉसिंग इज टू बी कंस्ट्रक्टेड। ऐसे कंडीशन में क्या होता है? लेवल क्रॉसिंग का निर्माण किया जाता है। कह रहा है कि जब कैनाल का बेड लेवल जो है वो ड्रेनेज के बेड लेवल के बराबर रखा जाता है तो ऐसी कंडीशन में लेवल क्रॉसिंग को बनाया जाता है। आगे दिया दिस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। क्या होता है? कह रहा है दिस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। इसमें क्या होता है? निम्न स्टेप को फॉलो किया जाता है। पहला आपका दिया है कंस्ट्रक्शन ऑफ द बियर टू स्टॉप द ड्रेनेज वाटर बिहाइंड इट। कह रहा है कि ड्रेनेज वाटर को स्टॉप करने के लिए बियर का निर्माण किया जाता है। आगे दिया कंस्ट्रक्शन ऑफ द कैनाल रेगुलेटर अक्रॉस ए कैनाल। कह रहा है कि कैनाल के पार में यानी कैनाल पर क्या होता है? कैनाल रेगुलेटर का निर्माण किया जाता है। और तीसरा आपका दिया कह रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ द हेड रेगुलेटर अक्रॉस ए ड्रेनेज, यानी ड्रेनेज पर जो है हेड रेगुलेटर का निर्माण किया जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है ये। कह रहा है क्या कि लेवल क्रॉसिंग को से संबंधित जो है निम्न स्टेप को हम फॉलो करते हैं। पहला क्या दिया इसमें? कह रहा है ड्रेनेज वाटर को स्टॉप करने के लिए वियर का निर्माण करते हैं, और दिया है कैनाल के ऊपर कैनाल रेगुलेटर का निर्माण किया जाता है, और ड्रेनेज के ऊपर क्या होता है? हेड रेगुलेटर का निर्माण किया जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया कह रहा है द डिग्री ऑफ वर्कबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर द मास कंक्रीट लाइटली रेनफोर्स सेक्शन हैंड प्लेस्ड पेवमेंट एंड कैनाल लाइनिंग इज। क्या दिया है? कह रहा है कि डिग्री ऑफ वर्कबिलिटी बताना है किसके लिए? रिक्वायर्ड फॉर मास कंक्रीट। मास कंक्रीट के लिए डिग्री ऑफ वर्कबिलिटी की कितनी हो सकता होगी ये आपको बताना है। कह रहा है कि लाइटली रेनफोर्स सेक्शन और हैंड प्लेस पेवमेंट एंड कैनाल लाइन। मतलब समझिए इस क्वेश्चन को। कह रहा है मासिव कंक्रीट हो या लाइटली रेनफोर्स सेक्शन हो या हैंड प्लेस्ड पेवमेंट हो या कैनाल लाइनिंग हो, इन सब कंडीशन में डिग्री ऑफ वर्कबिलिटी कितना रिक्वायर होती है ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4th हो जाएगा। लो स्लम्प होता है और स्लम्प की वैल्यू कितनी होती है? 25 से लेकर 75 mm के बीच में रखा जाता है। आगे हम लोग समझते हैं कि वर्कबिलिटी होता क्या है। तो वर्कबिलिटी ऑफ द कंक्रीट क्या होती है पहले समझते हैं इसको। दिया है कि वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट which determine the ease and homogeneity with which it is can be mixed, placed and consolidated and finished as the defined as ACI standard this। क्या दिया हुआ? कह रहा है वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट, यानी कंक्रीट की जो वर्कबिलिटी होती है क्या होती है? इज द प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी होती है? फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट की। फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट की प्रॉपर्टी होती है विच डिटरमाइंड, जिससे हम क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? विच डिटरमाइंस, जिसको हम ज्ञात करते हैं इजी एंड होमोजेनिटी विथ विच इट कैन मिक्स्ड प्लेस्ड कंसोलिडेटेड एंड फिनिश्ड। कह रहा है कि जब हम कंक्रीट को मिक्स करते हैं, प्लेस करते हैं, कंसोलिडेट करते हैं और फिनिश करते हैं, ऐसे कंडीशन में क्या होना चाहिए?
जब कंक्रीट है वो उसको आसानी से मिला दिया जाना चाहिए। और क्या होना चाहिए, कंक्रीट के जितने भी कण हैं वो क्या होने चाहिए, बिल्कुल समान होने चाहिए। तो इस प्रकार से जो कंक्रीट हमें तैयार करते हैं उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहलाती है, कंक्रीट की वर्केबिलिटी कहलाती है। तो ये डिफिनीशन दी गई हैं, आप इनको एक बार देख लीजिएगा। आगे दिया हुआ है आपका, कह रहा है कि द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स विच आर एक्सप्लेन्ड इन द फैक्टर अफेक्टिंग वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। क्या दिया है, कह रहा है जो कंक्रीट की वर्केबिलिटी होती है वो कई फैक्टर पर जो है डिपेंड करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट कहते हैं। आगे दिया है कि वाटर सीमेंट रेशियो हैज़ द मच इफेक्ट इन द वर्केबिलिटी। कह रहा है जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है वो अधिक प्रभावित करता है किसको, वर्केबिलिटी को। आगे दिया कि वर्केबिलिटी इज द डायरेक्टली प्रपोजनल टू द वाटर सीमेंट रेशियो। वर्केबिलिटी जो होती है वो वाटर सीमेंट रेशियो के डायरेक्टली प्रपोजनल होती है। आगे दिया एन इंक्रीज इन द वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज द वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट। कह रहा है कि अगर हम वाटर सीमेंट रेशियो को इंक्रीज करते हैं तो ऐसे कंडीशन में कंक्रीट की जो वर्केबिलिटी होती है वो क्या होती है, वो इंक्रीज कर जाती है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे दिया द फैक्टर अफेक्टिंग वर्केबिलिटी। क्या दिया, फैक्टर अफेक्टिंग वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, यानी कंक्रीट की वर्केबिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है कि द वर्केबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर ए कंक्रीट कंस्ट्रक्शन डिपेंड ऑन, यानी कह रहा है कि जो वर्केबिलिटी होती है वो कंक्रीट कंस्ट्रक्शन में किस पर डिपेंड करती है। पहला ऑप्शन दिया है आपका वाटर सीमेंट रेशियो, इस पर डिपेंड करता है। दूसरा आपका दिया टाइप ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्क। तीसरा आपका दिया है मेथड ऑफ द मिक्सिंग कंक्रीट। फोर्थ आपका नंबर दिया है थिकनेस ऑफ द कंक्रीट सेक्शन। आगे आपका दिया है स्टैंड ऑफ द रेनफोर्समेंट। आगे दिया है मेथड ऑफ द कंपैक्शंस। अगला दिया है आपका डिस्टेंस ऑफ द ट्रांसपोर्टिंग। अगला दिया है मेथड ऑफ द प्लेसमेंट एंड लास्ट में आपका दिया है इन्वायरमेंटल कंडीशन। यानी इतने फैक्टर पर क्या होता है, आपका वर्केबिलिटी जो है प्रभावित होती है। तो इसको भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सुपर पैसेज इज द क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड व्हेन। कह रहा है जो सुपर पैसेज होता है इज द क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर, कह रहा है क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोवाइड कराते हैं। हम कब प्रोवाइड कराते हैं, जब नेचुरल बेड लेवल ऑफ द ड्रेन, यानी नदी का जो नेचुरल बेड लेवल होता है वो सफिशिएंट एबव होता है किसके, एफएसएल ऑफ द कैनाल, यानी कैनाल के फुल्ली सप्लाई लेवल से ऊपर होता है। कह रहा है कि जो ड्रेनेज यानी नदी का नेचुरल बेड लेवल होता है वो कैनाल के फुल्ली सप्लाई लेवल से ऊपर होता है। तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको सुपर पैसेज कहते हैं। तो आपका यहाँ पर तीसरा वाला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं व्हाट इज द क्रॉस ड्रेनेज वर्क, यानी क्रॉस ड्रेनेज वर्क क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। दिया है क्रॉस ड्रेनेज वर्क इज ए स्ट्रक्चर constructed when there is a crossing of the canal and natural drain to prevent the drain water from the mixing into the canal water। क्या दिया हुआ है, कह रहा है जो क्रॉस ड्रेनेज वर्क होता है एक प्रकार का स्ट्रक्चर होता है जो कि हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टेड बनाते हैं या निर्माण करते हैं। व्हेन में से जब देयर इज ए क्रॉसिंग ऑफ द कैनाल एंड नेचुरल ड्रेन, कह रहा है कि जब कैनाल और नेचुरल ड्रेन का जो है कैनाल हो गया आपका, नेचुरल ड्रेन हो गया, दोनों एक दूसरे से क्रॉस करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम जो है क्रॉस ड्रेनेज वर्क स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। आगे दिया क्यों करते हैं, टू प्रिवेंट द ड्रेन वाटर, ड्रेन वाटर को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए। कहाँ से रोकने के लिए, फ्रॉम मिक्सिंग इनटू द कैनाल वाटर, यानी ड्रेन का जो वाटर होता है उसको कैनाल के वाटर में मिक्स करने से रोकने के लिए इस क्रॉस ड्रेनेज वर्क का हम निर्माण करते हैं। आगे दिया दिस टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर इस कॉस्टलियर, क्या होता है इस प्रकार जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो क्या होता है, वो कॉस्टली होता है। एंड नीड टू अवॉइडेड एज मच एज पॉसिबल, मतलब कह रहा है कि ये इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं वो क्या होता है, काफ़ी कॉस्टली होता है। इसलिए हमें क्या होना चाहिए, इस प्रकार के स्ट्रक्चर को, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर बनने से अवॉइड करना चाहिए। क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो आपका ये क्रॉस ड्रेनेज वर्क के बारे में हो गया। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्रॉस ड्रेनेज वर्क कैन बी अवॉइडेड इन 2 वे। क्या दिया हुआ है, जो क्रॉस ड्रेनेज वर्क होता है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 2 वे, यानी 2 तरीके से अवॉइड कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, दिया है कि बाय चेंजिंग द अलाइनमेंट ऑफ द कैनाल वाटर वे, कैनाल वाटर वे के अलाइनमेंट को चेंज करने के लिए। अलाइनमेंट मतलब होता है संरेखण, तो कैनाल वाटर वे जो होता है उसके संरेखण को चेंज करके हम क्रॉस ड्रेनेज वर्क को अवॉइड कर सकते हैं। सेकेंड नंबर आपका दिया है बाई मिक्सिंग 2 or 3 स्ट्रीम, by mixing 2 or 3 stream into one and only one cross drainage work to be constructed making the structure economical। कह रहा है क्या, कह रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक स्ट्रीम
स्ट्रक्चर हों उनको क्या करते हैं, उनको इकट्ठा करके एक क्रॉस ड्रेनेज वर्क बना दिया जाए। ऐसी कंडीशन में हम क्रॉस ड्रेनेज वर्क को अवॉइड कर सकते हैं। जहाँ पर मतलब कई क्रॉस ड्रेनेज वर्क या दो से अधिक क्रॉस ड्रेनेज वर्क बन रहे हों, वहाँ पर हम क्या करें, कोई एक क्रॉस ड्रेनेज वर्क बना दें। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, इकोनॉमिकल हो जाएगा। तो ये भी आपका जो है अवॉइड करने का तरीका दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ द नेट रोटेशन ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट ऑफ ए फ्लो इज जीरो इज कॉल्ड। क्या कह रहा है कि इफ़ नेट रोटेशन ऑफ ए फ्लूइड एलिमेंट, किसी भी फ्लूइड एलिमेंट का जो नेट रोटेशन है उसमें दिया है कि ऑफ द फ्लो इज जीरो, जो फ्लो है उनका क्या है, जीरो हो, तो ऐसी कंडीशन में उस फ्लो को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं इरोटेशनल फ्लो। क्या कहते हैं, इरोटेशनल फ्लो। 4th नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम देखते हैं टाइप ऑफ द फ्लूइड फ्लो। फ्लूइड फ्लो कितने प्रकार का होता है। पहला आपका दिया स्टेडी और यूनिफॉर्म अनस्टेडी फ्लो होता है। दूसरा आपका होता है यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली फ्लो होता है। आपका तीसरा दिया है लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो होता है। चौथा आपका कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो होता है। और 5th नंबर आपका दिया है रोटेशन और इरोटेशनल फ्लो होते हैं। तो ये क्या होते हैं, टाइप ऑफ द फ्लूइड हैं, इनके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं स्टेडी और अनस्टेडी फ्लो क्या होता है। तो पहले बस आप बात समझते हैं कि स्टेडी फ्लो क्या होता है। तो स्टेडी फ्लो इन विच फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक वेलोसिटी, प्रेशर एंड डेंसिटी एट ए पॉइंट डू नॉट चेंज विद द रिस्पेक्ट टू द टाइम। क्या दिया हुआ है, कह रहा है जो स्टेडी फ्लो होता है, ठीक है, एक ऐसा फ्लूइड का एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जहाँ पर वेलोसिटी, प्रेशर और डेंसिटी, क्या दिया, वेलोसिटी, प्रेशर और डेंसिटी किसी एक पॉइंट पर समय के साथ क्या होते हैं, वो परिवर्तित नहीं होते हैं। मतलब क्या है, मतलब मान के चलिए कि जैसे ये पाइप है आपका, इस पाइप पर किसी एक पॉइंट पर जो वेलोसिटी, डेंसिटी और प्रेशर हो रहा है, इसी पॉइंट पर टी समय के बाद उसी पॉइंट पर वेलोसिटी, डेंसिटी और प्रेशर जो है अगर वो उसमें चेंज नहीं हो रहा है तो उस जो है आपको फ्लो को क्या कहते हैं, उस फ्लो को स्टेडी फ्लो कहा जाता है। और अनस्टेडी फ्लो क्या होता है, किसी एक पॉइंट पर जो आपका वेलोसिटी, डेंसिटी और प्रेशर होता है वो क्या होता है, वो समय के साथ बदलता रहता है। ऐसे कंडीशन का कहते हैं अनस्टेडी फ्लो कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपका, इसका देख लीजिएगा आप लोग। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, कह रहा है कि द सेट ऑफ द नियरली पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड कंटूर लाइन रिप्रेजेंट। क्या दिया है, कह रहा है कि सेट ऑफ द नियरली पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड कंटूर लाइन, यानी कंटूर लाइन, ऐसी कंटूर लाइन जहाँ पर क्या हो रहा है कि जो सेट होता है किसका, पैरेलल और इक्वली स्पेस्ड का, यानी कह रहा है क्या कि जो कंटूर लाइन है उसमें क्या है, पैरेलल और इक्वली स्पेस्ड मिल रहा है। तो इस प्रकार का जो सेट बनता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, प्लेन सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट वाला आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, दिया हुआ कंटूर लाइन, कंटूर लाइन के बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है कंटूर लाइन में भी डिफाइन एज एन इमेजरी लाइन, यानी कह रहा है कंटूर लाइन जो होता है वो डिफाइन किया जाता है। किस रूप से डिफाइन करते हैं, एक इमेजरी लाइन के रूप में जो कि पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ द इक्वल डेविएशन। क्या दिया है, कह रहा है कंटूर लाइन एक इमेजरी लाइन होती है जो कि डिफाइन की जाती है पासिंग थ्रू द पॉइंट, यानी क्या होता है, किसी पॉइंट से होकर, जो कि क्या होते हैं, इक्वल डिवोशन के होते हैं। इक्वल डिवोशन मतलब एक ही पॉइंट से जो है निर्धारित किए जाते हैं। आगे दिया ए कंटूर लाइन में आल्सो बी डिफाइन, ए कंटूर लाइन में आल्सो भी डिफाइन एज द इंटरसेक्शन ऑफ द लेवल सरफेस। क्या होता है, लेवल सरफेस के इंटरसेक्शन के रूप में कंटूर लाइन को हम डिफाइन करते हैं विद द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ के साथ में। आगे दिया है, कह रहा है कि व्हेन द कंटूर आर ड्रॉन अंडर वाटर दे आर द टर्म एट सबमरीन। क्या दिया है, सबमरीन कंटूर कहलाता है। कह रहा है जब हम कंटूर को ड्रा करते हैं कहाँ पर, अंडर वाटर, वाटर के अंदर ड्रा करते हैं तो क्या होता है, दे आर टर्म एच, उस टर्म को क्या कहते हैं, सबमरीन कंटूर्स कहते हैं। उसको फैंडम आर मैथोमेट्रिक कर्व भी कहते हैं। आगे दिया दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फीचर्स सच एज हिल, डिप्रेशन, वाटर अंडर वाटर ETC। कह रहा है कि दिस इज़ द बेस्ट मेथड, यह क्या होता है, यह अच्छा मेथड होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फीचर्स, यानी फीचर को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे हिल के रूप में आपका डिप्रेशंस दिया है, मतलब घाटी के रूप में, अंडर वाटर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ऑन ए 2 डायमेंशनल पेपर, इन 2 डायमेंशनल पेपर पर इन सबको रिप्रेजेंट करने का एक अच्छा तरीका होता है ये। आगे पढ़ते हैं हम लोग। ये आपका कंटूर लाइन के फिगर दिया हुआ है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। आगे दिया कंटूर इंटरवल क्या होता है, तो पहले समझते हैं कंटूर इंटरवल क्या होता है। तो कह रहा है द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्टिव कंटूर्स इज टर्म एज कंटूर इंटरवल। क्या दिया कि जो कंटूर इंटरवल क्या होता है
कि कंजक्टिव कंटूर के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस होता है। आगे दिया इट इज़ डिजायरेबल टू हैव ए कांस्टेंट कंटूर इंटरवल थ्रू आउट द मैप। कह रहा है कि इट इज़ डिजायरेबल टू हैव ए कांस्टेंट कंटूर इंटरवल थ्रू आउट द मैप, यानी मैप में क्या होता है, कंटूर इंटरवल को दर्शाया जाता है, कांस्टेंट कंटूर इंटरवल को दर्शाया जाता है। आगे दिया कि कंटूर इंटरवल इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ द मैप, यानी कंटूर इंटरवल क्या होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्केल ऑफ द मैप, यानी मैप के स्केल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आगे आपका दिया है पॉइंट दिया है, कह रहा है कि फॉर द प्रोजेक्ट सच एज हाईवे एंड रेलवे, हाईवे और रेलवे के रूप में जो प्रोजेक्ट बनाया जाता है उसके लिए कंटूर इंटरवल कितना रखा जाता है, 2 मीटर होता है। आगे दिया है कि सच द फॉर द अर्थवर्क बिल्डिंग साइट डैम सिटी सर्वे, क्या दिया है, अर्थवर्क बिल्डिंग साइट डैम और सिटी सर्वे के रूप में जो कंटूर इंटरवल होता है वो कितना रखा जाता है, 0.5 मीटर रखा जाता है। आगे दिया है जियोलॉजिकल सर्वे, तो जियोलॉजिकल सर्वे के रूप में कितना होता है, ये 6 to 15 मीटर रखा जाता है। तो ये याद करने वाली चीज़ें हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट के बारे में। तो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या होता है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द कंजक्टिव कंटूर इज द टर्म एज हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कहलाता है। कह रहा है क्या, कंजक्टिव कंटूर्स के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हॉरिजॉन्टल इंटरवल का इक्विवेलेंट कहा जाता है। आगे दिया कि इट इज़ नॉट ए कांस्टेंट वैल्यू, क्या होती है, इसकी कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती है, एंड वेरी करती है फ्रॉम द पॉइंट टू पॉइंट डिपेंड अपॉन द स्टिफनेस ऑफ द ग्राउंड, यानी ग्राउंड के स्टिफनेस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और ये क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता है। आगे दिया स्टीपर द ग्राउंड लेजर इज द हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, क्या दिया है, स्टीपर द ग्राउंड लेजर द हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। अगर कह रहा है कि ग्राउंड जो है स्टीपर है तो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं कंटूर ग्रेडियंट के बारे में देखते हैं। कंटूर ग्रेडियंट क्या होता है, कह रहा है कि ए लाइन लेइंग ऑन द ग्राउंड सरफेस थ्रू आउट एंड मेंटेनिंग ए कांस्टेंट इंक्लाइनेशन ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस इस टर्म एज कंटूर ग्रेडियंट। क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि एक ऐसी लाइन, ठीक है, जो कि लेइंग ऑन द ग्राउंड सरफेस पर होती है, थ्रू आउट एंड मेंटेनिंग ए कांस्टेंट इंक्लाइनेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल सरफेस के कांस्टेंट इंक्लाइनेशन को मेंटेन करती है, उसको क्या कहते हैं, उसे कंटूर ग्रेडियंट कहते हैं। तो कंटूर ग्रेडियंट बराबर क्या होता है, कंटूर ग्रेडियंट बराबर होता है कंटूर इंटरवल अपान में क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट होता है। अब हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बराबर क्या हो गया, लेंथ यहाँ पर, ये बराबर क्या होता है आपका, कंटूर इंटरवल अपान में क्या हो जाएगा, कंटूर ग्रेडियंट। तो ये आपका फार्मूले दिए गए हैं, आप इसको देख लीजिएगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं ग्रेड कंटूर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या होता है ग्रेड कंटूर्स, दिया द लाइन हैविंग द इक्वल ग्रेडियंट एलॉन्ग ए स्लोप आर कॉल्ड ग्रेड कंटूर्स। कह रहा है कि द लाइन हैविंग इक्वल ग्रेडियंट, यानी कह रहा है ऐसी लाइन जो इक्वल ग्रेडियंट को शो करती हैं, कहाँ पर, एलॉन्ग ए स्लोप आर कॉल्ड क्या कहलाता है, ग्रेड कंटूर कहलाता है। आगे दिया द डिफरेंस इन द एलिवेशन ऑफ द 2 पॉइंट ऑफ द ग्रेड कंटूर के 2 पॉइंटों के एलिवेशन में जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टर्म इज ऑलवेज ए कांस्टेंट ग्रेडियंट। क्या होता है, कह रहा है द डिफरेंस इन द एलिवेशन में जो डिफरेंस होता है कहाँ पर, 2 पॉइंट ऑफ ग्रेड कंटूर के 2 पॉइंटों के बीच में जो एलिवेशन में डिफरेंस होता है, अपान में डिवाइड किया जाता है, उसको किससे डिवाइड करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है उनके बीच में उनको डिवाइड करते हैं। तो देम तब क्या मिलता है हमको, ऑलवेज ए कांस्टेंट ग्रेडियंट। क्या होता है, उस समय हमको कांस्टेंट ग्रेडियंट प्राप्त होता है। तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंटूर लाइन पढ़ते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंटूर लाइन क्या दिया है, पहला नंबर दिया है, कह रहा ऑल द पॉइंट ऑन ए कंटूर लाइन हैव द सेम एलिवेशन। क्या दिया है, कह रहा जो कंटूर लाइन पर सभी पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, सेम एलिवेशन के होते हैं। सेकेंड नंबर दिया दी एलिवेशन ऑफ द कंटूर्स आर इंडिकेटेड आर प्रिंटेड क्लोज टू द कंटूर्स। क्या दिया है कि जो कंटूर के एलिवेशन होते हैं वो इंडिकेट करते हैं या प्रिंट करते हैं, किसको करते हैं, क्लोज टू द कंटूर्स, कंटूर के क्लोजिंग को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा नंबर दिया है, कह रहा है व्हेन नो वैल्यू इज प्रेजेंट इट इंडिकेट्स ए फ्लैट ट्रेन। कह रहा है अगर क्या बोलते हैं कोई वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं होता है तो वह इंडिकेट करता है फ्लैट ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है। आगे दिया है 0 मीटर कंटूर लाइन रिप्रेजेंट द कास्ट लाइन। क्या दिया है, 0 मीटर कंटूर लाइन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, कास्ट लाइन को जो है रिप्रेजेंट करता है। आगे दिया है आपका, कह रहा है कि 2 कंटूर लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट आर
क्रॉस ईच अदर एक्सेप्ट इन द केस ऑफ एन ओवरहैंगिंग क्लिफ आर ए केव पेंट्रेनिंग ए हिल साइड्स। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो कंटूर लाइनें जो होती हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं एक दूसरे को, ना ही क्रॉस करती हैं, अदर एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ओवरहैंगिंग क्लिफ, ओवरहैंगिंग क्लिफ के केस में, और एक केव मतलब गुफा के केस में, पेंट्रेनिंग ए हिल साइड जो कि पेंट्रेन होती हैं हिल साइड में। ऐसे केसेस में क्या होती हैं, इन केसों को छोड़कर बाकी दो कंटूर लाइनें क्या होती हैं, वो कभी भी जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। आगे आपका दिया हुआ है, कह रहा है कि इक्वली स्पेस्ड कंटूर रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म स्लोप। कह रहा है कि जो इक्वली स्पेस्ड कंटूर लाइन होती है वो रिप्रेजेंट करती है यूनिफॉर्म स्लोप को, एंड कंटूर्स आर ऑल वेल अपार्ट द इंडिकेट ए जेंटल स्लोप। क्या दिया है, और कंटूर जो होते हैं वो आर वेल अपार्ट इंडिकेट करते हैं जेंटल स्लोप को। सेकेंड नंबर दिया है आगे, कह रहा है द सेट ऑफ द क्लोज कंटूर विल हायर फीचर्स इनसाइड एंड लोअर फीचर आउटसाइड इंडिकेट करता है हिल लॉक को। क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि सेट ऑफ क्लोज कंटूर, क्लोज कंटूर का जो सेट होता है वो क्या कह रहा है कि हायर फीचर इनसाइड यानी अंदर की वो ज़्यादा हो, और लोअर फिगर हो कहाँ पर, आउटसाइड, आउटसाइड की तरफ क्या हो, कम हो, तो वह इंडिकेट करता है किसको, हिलॉक यानी पहाड़ी को रिप्रेजेंट करता है। आगे दिया है वेरीज इन द केस ऑफ द डिप्रेशन यानी घाटे के केस में क्या होता है, घाटे के केस में या लेक के केस में क्या होता है, हायर फिगर जो होते हैं वो आउटसाइड होते हैं, और लोअर फिगर कहाँ होते हैं, इनसाइड होता है। तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये दोनों पढ़ लीजिएगा इसको। आगे दिया है, कह रहा है कि द वाटर शेड आर रिज लाइन एंड वैली लाइन क्रॉस द कंटूर एट द राइट एंगल। क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि वाटर शेड हो या रिज लाइन हो या वैली लाइन हो, ये सब क्या करते हैं, क्रॉस द कंटूर, कंटूर को क्रॉस करते हैं, एट द राइट एंगल क्या होता है, समकोण पर क्रॉस करते हैं। आगे दिया इरेगुलर कंटूर्स रिप्रेजेंट करता है अनइवन ग्राउंड को, इरेगुलर कंटूर्स जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है अनइवन ग्राउंड को। आगे दिया है कि द डायरेक्शन ऑफ द स्टीपेस्ट स्लोप, स्टीपेस्ट स्लोप का जो डायरेक्शन होता है एट ए पॉइंट किसी भी पॉइंट पर, ऑन ए कंटूर किसी भी कंटूर पर क्या होता है, इज एट द राइट एंगल टू द कंटूर्स यानी कंटूर के समकोण पर होता है। आगे दिया ए पार्ट ऑफ द लैंड इन द फॉर्म ऑफ द टंग विच जस्ट आउट फ्रॉम द हिली एरिया इज नोन एज, क्या कहते हैं उसको, इस पर कहते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंटूर लाइन्स हैं, इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, 9th नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है व्हेन द हार्ड स्टेटा इज अवेलेबल एट द रिलेटिवली मोर डेप्थ। क्या दिया हुआ क्वेश्चन फिर समझिए, कह रहा है जब व्हेन द हार्ड स्टेटा इज अवेलेबल एट द रिलेटिवली मोर डेप्थ द फाउंडेशन में बी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ। कह रहा है कि जब हार्ड स्टेटा हमारा अवेलेबल होता है एट द रिलेटिवली मोर डेप्थ में, तो उस फाउंडेशन में भी प्रोवाइडेड, यानी ऐसी कंडीशन में हम कौन सा फाउंडेशन जो है प्रोवाइड कराएंगे। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे थर्ड हो जाएगा, फ्रिक्शन पाइल का हम यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, फ्रिक्शन पाइल का यूज़ करते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग पहले फाउंडेशन के बारे में। तो फाउंडेशन क्या होता है, कह रहा है फाउंडेशन प्रोवाइडेड सपोर्ट्स। क्या होता है, फाउंडेशन जो है वो सपोर्ट्स पर हम प्रोवाइड कराते हैं टू द स्ट्रक्चर के सपोर्ट्स के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जो कि ट्रांसफर द लोड को ट्रांसफर करता है फ्रॉम द स्ट्रक्चर से कहाँ ट्रांसफर करता है, सॉइल पर। आगे दिया है बट द लेयर एट विच द फाउंडेशन ट्रांसफर द लोड शैल हैव एन एडिक्वेट बियरिंग कैपेसिटी एंड सुटेबल सेटलमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है क्या, कह रहा है कि बट लेयर एट विच फाउंडेशन, कह रहा है वह लेयर जहाँ पर फाउंडेशन जो है ट्रांसफर करता है किसको, लोड को, शैल हैव एडिक्वेट बेयरिंग कैपेसिटी यानी क्या होती है, उसकी बेयरिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, और सुटेबल सेटलमेंट होना चाहिए, सुटेबल सेटलमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। आगे दिया है देयर आर सेवरल टाइप ऑफ द फाउंडेशन डिपेंड ऑन द वेरियस कंसिडरेशन सच एज। क्या दिया, कह रहा है विभिन्न प्रकार के जो है फाउंडेशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिपेंड करते हैं विभिन्न प्रकार के कंसिडरेशन पर डिपेंड करते हैं। जैसे हो गया आपका क्या दिया है, टोटल लोड फ्रॉम द सुपर स्ट्रक्चर के टोटल लोड पर डिपेंड करता है, सॉइल कंडीशन पर डिपेंड करता है, वाटर लेवल पर डिपेंड करता है, नॉइज एंड वाइब्रेशन सेंसिटिविटी पर डिपेंड करता है, अवेलेबल रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है, और आपका टाइम फ्रेम ऑफ द प्रोजेक्ट एंड कास्ट पर डिपेंड करता है। तो ये आपके जो है इतने फैक्टर्स होते हैं जिन पर क्या होता है आपका फाउंडेशन का जो लोड होता है वो क्या होता है, डिपेंड करता है। आगे पढ़ते हैं हम लोग व्हाट इज़ द पाइल फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कह रहा है कि पाइल फाउंडेशन ए काइंड ऑफ डीप फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन क्या होता है, ये डीप फाउंडेशन का एक प्रकार होता है। इज एक्चुअली ए सिलेंडर कॉलम
क्या होता है, सिलेंडर कॉलम के रूप में होता है या लॉन्ग सिलेंडर के रूप में होता है, जो कि मेड ऑफ मटेरियल का बना होता है, सच एज द कंक्रीट और स्टील, जो कि कई मटेरियल का बना होता है, जैसे किसका बना होता है, कंक्रीट या स्टील का। आर यूज्ड, हम इसका प्रयोग करते हैं टू सपोर्ट द स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए, एंड ट्रांसफर द लोड को ट्रांसफर करने के लिए, एट द डिजायर डेप्थ आइदर बाय द इंड बियरिंग और स्किन फ्रिक्शंस। तो ये आपका जो है डिफिनीशन दिए गए हैं पाइल फाउंडेशन के, इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं, ये आपका फिगर दिया है पाइल फाउंडेशन कैसे बनाया जाता है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है व्हेन टू यूज द पाइल फाउंडेशन, कह रहा है क्या, व्हेन टू यूज द पाइल फाउंडेशन, ये पाइल फाउंडेशन हम लोग कैसे यूज करते हैं इसके बारे में दिया हुआ है। कह रहा है कि फॉलोइंग आर द सिचुएशंस व्हेन द यूजिंग ए पाइल फाउंडेशन सिस्टम कैन बी, क्या दिया है, कह रहा है कि फॉलोइंग आर द सिचुएशंस, यानी नीचे जो दिए गए हैं ये ऐसे सिचुएशन होते हैं जहाँ पर क्या होते हैं, हम यूज करते हैं पाइल फाउंडेशन सिस्टम को। तो पहला दिया हुआ कह रहा है कि व्हेन द अंडरग्राउंड टेबल इज हाई, कह रहा है कि जब ग्राउंड वाटर टेबल जो होता है वो हाई होता है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, पाइल फाउंडेशन का यूज करते हैं। सेकेंड नंबर आपका दिया, कह रहा है कि हैवी एंड अनयूनिफॉर्म लोड फ्रॉम द सुपर स्ट्रक्चर आर इम्पोज्ड, कह रहा है क्या कि हैवी लोड हो या अनयूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म लोड होता है, कहाँ पर सुपर स्ट्रक्चर पर कार्य कर रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में हम पाइल फाउंडेशन को यूज करते हैं। आगे दिया, अदर टाइप ऑफ द फाउंडेशन आर कॉस्टलियर आर नॉट फिजिबल, क्या दिया, कह रहा कि और किसी भी प्रकार की जो फाउंडेशन होती है वो कॉस्टलियर पड़ रहा हो या नॉट फिजिबल हो, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, पाइल फाउंडेशन का यूज करते हैं। आगे दिया कि व्हेन द सॉइल एट द सैलो डेप्थ इस क्या होता है, कंप्रेसिबल, कह रहा है कि जब सॉइल क्या होता है, सैलो डेप्थ में कंप्रेसिबल हो रही हो, तो ऐसी कंडीशन में हम पाइल फाउंडेशन का यूज करते हैं। आगे आपका दिया, कह रहा है व्हेन देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द स्कोरिंग ड्यू टू इट्स लोकेशन नियर द रिवर बेड और सी सोर्स ईटीसी, कह रहा है कि जब हमारा क्या होता है, स्कोरिंग की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो, ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, पाइल फाउंडेशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है पाइल फाउंडेशन कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, किस कंडीशन में यूज़ करते हैं, ये कंडीशन आपको यहाँ पर दिखाई गई है। आगे दिया हुआ है, कह रहा है क्या कि व्हेन देयर इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ स्कोरिंग, तो हमने बता दिया आपको पॉसिबिलिटी ऑफ स्कोरिंग होता है, तो ऐसी कंडीशन में पाइल फाउंडेशन यूज़ करते हैं। आगे दिया, व्हेन देयर इज ए कैनाल आर डीप ड्रेनेज सिस्टम नियर द स्ट्रक्चर, कह रहा है कि जब स्ट्रक्चर के पास में कोई कैनाल हो या डीप ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया हो, ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, पाइल फाउंडेशन का यूज़ करते हैं। आगे दिया, व्हेन द सॉइल एक्सकेवेशन इज नॉट पॉसिबल, जब सॉइल एक्सकेवेशन क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता है अप टू द डिजायर्ड डेप्थ ड्यू टू द पुअर सॉइल कंडीशन, ऐसी कंडीशन होने के बावजूद भी क्या करते हैं हम लोग, ऐसी कंडीशन होने के कारण जो है हम लोग पाइल फाउंडेशन का यूज़ करते हैं। आगे दिया है, व्हेन इट बिकम इम्पॉसिबल टू कीप द फाउंडेशन ट्रेंचेज ड्राई बाय द पंपिंग और बाय एनी अदर मेजर ड्यू टू द हैवी इनफ्लो ऑफ द सीपेज, तो ये कंडीशन दिए गए हैं, इनको आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा। आगे दिया, टाइप ऑफ द पाइल फाउंडेशन के प्रकार दिए गए हैं। तो कह रहा है पाइल फाउंडेशन जो होता है कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द फंक्शंस मटेरियल इंस्टॉलेशन प्रोसेस, यानी कह रहा है कि जो पाइल फाउंडेशन होता है वो फंक्शन के आधार पर, मटेरियल और इंस्टॉलेशन प्रोसेस के आधार पर जो है क्लासीफाई किए गए हैं। कह रहा है फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ द पाइल फाउंडेशन यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन, यानी कंस्ट्रक्शन में हम निम्न प्रकार के पाइल फाउंडेशन यूज करते हैं। पहला आपका दिया है बेस ऑन द फंक्शन ऑफ आर यूज, यानी फंक्शन आर यूज के बेस पर जो है पाइल के फाउंडेशन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, सीट पाइल होता है, लोड पाइल बेयरिंग पाइल होता है, इंड बेयरिंग पाइल होता है, फ्रिक्शन बेयरिंग पाइल होता है, और आपका जो है सॉइल कंपैक्टर पाइल होता है। तो ये आपके जो जितने भी प्रकार दिए गए हैं ये फंक्शन और यूजेज के आधार पर दिए गए हैं। सेकेंड नंबर दिया है आपका बी नंबर में, कह रहा है बेस्ड ऑन द मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन मेथड, मटेरियल और कंस्ट्रक्शन मेथड के आधार पर जो पाइल के प्रकार दिए गए हैं, क्लासिफिकेशन किया गया है, कौन सा होता है, पहला आपका टाइप टिम्बर पाइल है, दूसरा कंक्रीट हो गया, स्टील पाइल हो गया, और आपका कंपोजिट पाइल हो गया। तो 4 प्रकार के पाइल होते हैं, ये आपका जो है कंस्ट्रक्शन मेथड और मटेरियल के आधार पर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको देख लीजिएगा। ये आपका चार्ट दिखाया गया है यहाँ पर, कह रहा है फॉलोइंग डायग्राम इज रिप्रेजेंट द पाइल फाउंडेशन टाइप डिस्कस्ड एबव, यानी पाइल फाउंडेशन क्या होता है, दो टाइप का होता है, एक फंक्शन और यूज के आधार पर होता है, दूसरा मटेरियल या कंस्ट्रक्शन मेथड के आधार पर होता है। तो आपका फंक्शन और यूज के आधार पर आपका सीट पाइल हो गया, लोड बेयरिंग पाइल हो गया, इंड बेयरिंग पाइल हो गया, फ्रिक्शन पाइल हो गया, और सब सॉइल कंपैक्टर पाइल हो गया, और मटेरियल या कंस्ट्रक्शन मेथड के आधार पर टिम्बर पाइल हो गया, कंक्रीट और स्टील और कंपोजिट पाइल हो गया। तो ये टाइप्स दिए गए हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ द पाइल फाउंडेशन बेस्ड ऑन द फंक्शन और यूज के आधार पर जो है, ये आपका वही डायग्राम हो गया, आप लोग इसको देख लीजिएगा।
अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द फील्ड टेस्ट टू जज टफनेस ऑफ द बर्न ब्रिक। क्या दिया है? बर्न ब्रिक के टफनेस को जज करने के लिए जो फील्ड टेस्ट होता है वो क्या होता है? ड्रॉपिंग इट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द हाइट ऑफ द अराउंड 1 मीटर। क्या दिया है? कह रहा है जो फील्ड टेस्ट टू जज द टफनेस ऑफ द बर्न ब्रिक, बर्न ब्रिक की टफनेस को चेक करने के लिए फील्ड में हम क्या करते हैं, जो हमारा बर्न ब्रिक होता है उसको हम क्या करते हैं? ड्रॉप करते हैं। कहाँ ड्रॉप करते हैं? ग्राउंड पर ड्रॉप करते हैं। और जो हाइट कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर होनी चाहिए। यानी थर्ड वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि फील्ड टेस्ट ऑन द ब्रिक, ब्रिक पर जो है फील्ड टेस्ट जो होते हैं कौन कौन से होते हैं ये आपको देखना है। इसमें दिया इट इज़ द नेसेसरी टू चेक द क्वालिटी ऑफ द ब्रिक बिफोर यूजिंग इट। क्या दिया है? यह फील्ड टेस्ट मतलब क्यों हम करते हैं? तो फील्ड टेस्ट जो होता है वो नेसेसरी होता है चेक द क्वालिटी ऑफ द ब्रिक, यानी ब्रिक की क्वालिटी को चेक करने के लिए बिफोर यूजिंग इट, इसको यूज़ करने से पहले। इट इज़ एनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, किसी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को करने से पहले, किसी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में यूज करने से पहले ब्रिक को हम क्या करते हैं? ब्रिक की क्वालिटी को चेक करने के लिए यह आवश्यक होता है कि उसका हम फील्ड टेस्ट करें। आगे दिया देयर आर द सम फील्ड टेस्ट दैट वी कैन कंडक्ट इन द फील्ड इन ऑर्डर टू चेक द क्वालिटी ऑफ द ब्रिक। दिया कह रहा है कि दीज टेस्ट आर फॉलोइंग, यानी कह रहा है कि जो फील्ड टेस्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला आपका दिया है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट होता है, दूसरा आपका दिया है विजुअल इंस्पेक्शन टेस्ट दिया है, तीसरा इन्फ्लोरेसेंस दिया है, चौथा आपका दिया है डायमेंशन टेस्ट, पांचवा आपका दिया है हार्डनेस टेस्ट, 6 नंबर दिया है आपका साउंडनेस टेस्ट और 7 नंबर आपका दिया है स्ट्रक्चर टेस्ट जो है। ये इतने प्रकार के 7 टेस्ट होते हैं फील्ड टेस्ट किसके? ब्रिक के होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो में सिविल इंजीनियरिंग टेक्निकल पार्ट के टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 7 अच्छे से पढ़ लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।